हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन बताया। इसमें हमने बताया फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन कि ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप कैसे पॉलीमर कैसे होते हैं। उसमें दो टाइप्स जनरली बनते थे, चेन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सेकेंड टाइप हमने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस, कि अबंडेंस के बेसिस पर हम पॉलीमराइजेशन का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। वन इज द नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, थर्ड इज सिंथेटिक पॉलीमर। थर्ड हमने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बैकबोन, मतलब कौन सी टाइप के पॉलीमर के होते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर वन, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक पॉलीमर। आज हम फोर्थ टाइप और फिफ्थ टाइप के पॉलीमर्स को बताएंगे। फोर्थ टाइप का पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिसमें हम जो एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो एडिशन होता है उसमें कुछ स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं किसी किसी पॉलीमर में। तो यदि किसी पॉलीमर में स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, जैसे हमने एक पॉलीमर ये लिया, इसमें क्या है ACH प्रोपीन मालिक्यूल। ये क्या है, प्रोपीन मालिक्यूल है। और प्रोपीन मालिक्यूल में जो बॉन्ड है क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH। जब पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या बनता है CH2 CHR CHR। मतलब एक क्या है, एक सेंटर ऐसा है जो स्टीरियोजेनिक है, मतलब डिफरेंट कार्बन से अटैच है। तो जब इस टाइप के मॉलिक्यूल में का पॉलीमराइजेशन होता है तो उसमें उनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो उनके सीक्वेंस के एडिशन के बेसिस पर होता है। जैसे यदि हम इसमें इसका पॉलीमराइजेशन हुआ तो इसमें क्या है, एक सपोज दैट डबल बॉन्ड है तो एक को हम अल्फ़ा यदि मानते हैं और एक डबल बॉन्ड के इनको हम बीटा मानते हैं। तो यदि अल्फ़ा जो है ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, और बीटा क्या है, अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। यदि हेड का इसे हम मानते हैं हेड और इसे मानेंगे टेल। यदि हेड के साथ एडिशन होता है और टेल के साथ एडिशन होता है तो उस टाइप के पॉलीमर को, सीक्वेंस पॉलीमर को क्या कहते हैं, आइसोटैक्टिक पॉलीमर। दैट इज आइसोटैक्टिक पॉलीमर। मीन इसमें सीक्वेंसिंग एक फिक्स लॉ में होती है। अल्फ़ा मीन कि एक अल्फ़ा का जो हेड है उसका हेड से एडिशन होगा और जो टेल है उसका टेल से एडिशन होगा। मतलब बीटा का बीटा से एडिशन, अल्फ़ा का अल्फ़ा से एडिशन, और ये एक सीक्वेंस में होता है, तो इसे कहते हैं आइसोटैक्टिक पॉलीमर। सेकेंड टाइप का पॉलीमर्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन सिनडायोटैक्टिक। सिनडायोटैक्टिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसमें हेड का जो एडिशन होता है टेल से होता है और ये अल्टरनेट चलता है। जैसे क्या है, यहाँ वन प्रोपीन है, प्रोपीन में जो एडिशन हुआ है क्या है, बीटा जो है, बीटा मतलब टेल हेड से कंबाइन हुआ है, हेड टेल से कंबाइन हुआ, फिर टेल हेड से कंबाइन हुआ, हेड टेल से कंबाइन हुआ, टेल हेड से कंबाइन हुआ। मतलब ये क्या है, एक अल्टरनेट चला है सीक्वेंस। तो इस टाइप का जब पॉलीमराइजेशन होता है किसी मॉलिक्यूल में तो उसे कहते हैं सिनडायोटैक्टिक पॉलीमर। थर्ड पॉलीमर होता है जिसमें कोई मैनर नहीं होता है एडिशन का, मतलब हेड टेल से कंबाइन होगा कि टेल हेड से कंबाइन होगा, ये कोई मैनर नहीं हो। हेड से भी कंबाइन हो सकता है, टेल से भी कंबाइन हो सकता है, हेड टेल से कंबाइन हो सकता है। तो जब इस टाइप के पॉलीमराइजेशन होते हैं, कोई रैंडम एडिशन होता है तो उसे उस टाइप के पॉलीमर को कहते हैं एटैक्टिक पॉलीमर। अब हम आते हैं फिफ्थ टाइप के क्लासिफिकेशन पर। फिफ्थ टाइप के क्लासिफिकेशन को हम उनके फॉर्मेशन के बेसिस पर
और यूज के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर्मेशन में क्या है, प्लास्टिक्स होते हैं, कुछ अलग टाइप के प्लास्टिक होते हैं, इलास्टोमर्स होते हैं, फाइबर होते हैं, रेजिन होते हैं। इसको हम आगे बताएंगे। इसमें जो प्लास्टिक्स होता है, प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक आप जानते होंगे कि प्लास्टिक कैसे बनते हैं। प्लास्टिक पॉलीमर इज ए पॉलीमर विच कैन बी molded into a glassy, tough and flexible article. Glassy, tough and flexible articles of desired shape. एक फिक्स शेप में इनका फॉर्मेशन होता है। जैसे अब पीवीसी पॉलीथीन होता है, पॉलीस्टाइरीन पॉलीथीन होती हैं। ये सब जो पॉलीथीन है ये क्या है, प्लास्टिक्स हैं। सेकेंड होता है इलास्टोमर। सेकेंड क्या है, इलास्टोमर। इलास्टोमर इलास्टिक एक कर सकते हैं हम, ये एक इलास्टिक टाइप के पॉलीमर। इलास्टिक आप जानते होंगे कि इसको जो रबर बैंड होती हैं उसको खींचा जाता है, फिर छोड़ देते हैं तो वापस अपने पोजीशन में आ जाते हैं। तो इलास्टोमर उसी टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं। मीन व्हेन पॉलीमर इज कन्वर्टेड इनटू रबर लाइक प्रोडक्ट। रबर लाइक प्रोडक्ट में जब पॉलीमर कन्वर्ट होता है, मीन विच व्हेन पुल्ड इज इलांगेटेड टू मैनी टाइम्स, मतलब अपनी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है उससे कई गुना लंबी स्ट्रेंथ उसको खींचने के बाद बन जाती है। और वापस व्हेन इज फोर्स रिलीज, अब फोर्स रिलीज कर देते हैं तो वापस ये अपने कंडीशन में आ जाते हैं, अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ में आ जाते हैं। तो इस टाइप के पॉलीमर को कहते हैं इलास्टोमर। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं, नेचुरल रबर होता है, सिंथेटिक रबर होते हैं। अब इसी में देखते चलते हैं नेचुरल रबर क्या होते हैं। नेचुरल मीन्स ऐसे पॉलीमर जो नेचुरली मिलते हैं। जैसे जो नेचुरल रबर होता है वो कहते हैं, लेटेक्स एक पेड़ होता है, रबर का पेड़ होता है जिसका बायोकेमिकल नेम होता है हैविया ब्रासिलिनेसिस। और इसी हैविया ब्रासिलिनेसिस से ही के फल में लेटेक्स नाम के बीज पाए जाते हैं और इसी लेटेक्स से जो है पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। अब ये 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन है, इसमें जो नेचुरल रबर है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे अब इसका पॉलीमराइजेशन हुआ है किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट मतलब पेरोक्साइड कैटलिस्ट हो सकता है, और के प्रेजेंस में जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो इसमें जो ये मेथिल है, ये क्या है, मेथिल है, 2 मेथिल CH2 और CH3 ये है। ये जो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड टूटेगा जिससे दोनों एंड कंबाइन होंगे, ये CH2 और इसी से CH2 C डबल बॉन्ड C, मीन की जो एडिशन होता है यदि सीन फॉर्मेशन बनता है। यहाँ क्या है, जेड आइसोमर है, यहाँ लार्ज ग्रुप है, ये है, यह भी लार्ज ग्रुप है, क्या है, ये दोनों सीस है। ऐसे इसमें क्या है, इसमें भी लार्ज ग्रुप ये है, इसमें भी लार्ज ग्रुप ये है। मीन की जो लार्ज ग्रुप है सेम साइड यदि होते हैं तो उस टाइप का जब पॉलीमराइजेशन किसी होता है 1,3-ब्यूटाडाइन का, तो उसे हम कहते हैं नेचुरल रबर। जब यही पॉलीमराइजेशन ट्रांसफार्म में होता है, जब यही पॉलीमराइजेशन ट्रांसफार्म में होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1,3-ब्यूटाडाइन का, इसमें क्या है, ये CH2 है, ये CH2। अब यहाँ जो CH2 है ये किससे कंबाइन हुआ है,
ये CH3 से CH2 से कंबाइन हुआ। ये लार्ज ग्रुप यहाँ है, एक लार्ज ग्रुप यहाँ है। ये CH3 है, ये CH2 है। ये क्या है? ये इसके ट्रांस है, ये इसके ट्रांस है। मीन कि जब इस टाइप का एडिशन, ये क्या है? ट्रांस मॉलिक्यूल, ये भी ट्रांस मॉलिक्यूल, तो जब ट्रांस है आइसोमर होंगे तो उसे कहते हैं, उस टाइप के रबर को कहते हैं गट्टा पर्चा। सेकेंड जो रबर होते हैं, जिसे हम बना है लैब में बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर को बनाने के लिए हम 1,3-ब्यूटाडाइन में हम एक क्लोरीन जोड़ देते हैं। हम क्लोरीन जो जोड़ते हैं, एक पॉलीमर वो बनता है। सेकेंड पॉलीमर यदि नेचुरल रबर है, 1,3-ब्यूटाडाइन है, उसमें यदि हम सल्फ़र मिला देते हैं तो जो पॉलीमर बनते हैं वो भी क्या होते हैं? वो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। जो नियोप्रीन यूनिट होती है वो क्या होती है? जो नियोप्रीन यूनिट होती है उसमें जो मेथिल ग्रुप होता है उसको रिप्लेस करके जब हम इसकी जगह पर क्लोरीन लाते हैं और उसका जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो एक क्या कहलाता है? एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है। CH2 CCl डबल बॉन्ड CH2। ये जो पॉलीमर होता है, यहाँ क्या है? मेथिल पहले था नेचुरल रबर में, अब क्या है? क्लोरीन होता है। तो उसे उस टाइप के जब पॉलीमराइजेशन होता है तो उसे हम कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। सेकेंड सिंथेटिक पॉलीमर का बेस्ट एग्जांपल होता है कि हम 1,3-ब्यूटाडाइन में का जो पॉलीमराइजेशन होता है उसके साथ साथ हम सल्फ़र को भी मिलाते हैं, तब जो पॉलीमर बनता है वो भी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बुना एस रबर। बुना एस मतलब बुना से BU से ब्यूटाडाइन या ना से सोडियम। जब इनको मिलाते हैं तो पॉलीब्यूटाडाइन बनता है। पॉलीब्यूटाडाइन जो बनता है और किसके प्रेजेंस में? सोडियम के प्रेजेंस में। और इसी में जब सल्फ़र मिला देते हैं तो ये क्या कहलाता है? बुना एस रबर। ये क्या है? सिंथेटिक रबर होता है। सेकेंड इसका एग्जांपल्स और भी हो सकता है। स्टायरीन मॉलिक्यूल है, स्टायरीन मॉलिक्यूल्स में 1,3-ब्यूटाडाइन मिलाएं किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में और उसके साथ साथ सल्फ़र मिलाते हैं जब, तो एक पॉलीमर बनता है। एक पॉलीमर ये इस टाइप का पॉलीमर है। ये क्या? एक रिपीटिंग यूनिट होगी और ये जो रिपीटिंग यूनिट है यही बुना एस कहलाती है। इसमें ब्यूटाडाइन जो होता है 75% और स्टायरीन जो होता है वो 25% यूज किया जाता है। बुना एस को हम SBR भी कहते हैं। यस मतलब स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसका यूज ट्यूब में होता है, ऑटोमोबाइल्स के इंडस्ट्री में होता है। थर्ड जो है ऑन द बेसिस ऑफ यूज के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है फाइबर होता है। फाइबर में जो व्हेन पॉलीमर इज ड्रॉन इनटू लॉन्ग फिलामेंट लाइक मटेरियल, जब पॉलीमर जो है एक लॉन्ग फिलामेंट लाइक मटेरियल्स जैसे होते हैं, व्हेन लेंथ इज एट लीस्ट 100 टाइम्स ऑफ इट्स डाइमर, जो इसका डाइमर होता है, जैसे ये क्या है? एक कैप्रोलैक्टम है। कैप्रोलैक्टम को वाटर के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो ओमेगा एमिनो कैप्रोइक एसिड बनता है। ओमेगा एमिनो कैप्रोइक एसिड बनता है। जब इसी को ओमेगा एमिनो कैप्रोइक एसिड को
कैप्रोलैक्टम के साथ मिलाते हैं तो नायलॉन 6 बनता है। तो ये जो नायलॉन 6 रहता है ये क्या कहलाता है? फाइबर कहलाता है। अब हम क्लासिफिकेशन के बाद हम आते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं और प्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं? उसमें थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं, नहीं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होते हैं वो क्या होते हैं? लीनियर होते हैं, लीनियर पॉलीमर। इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। सेकेंड, ये सॉफ्ट हो जाते हैं जब इनको हीट किया जाता है। ये सॉफ्ट हो जाते हैं जब इनको हीट किया जाता है, और जब इनको ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, तो ये हार्ड हो जाते हैं, स्टीफन हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हेन हॉट, जब ये हॉट होते हैं, दे कैन बी, इन्हें एक फार्म से किसी फार्म में यदि मौजूद हैं, इनको हीट करके इनको डिजायर शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक को। और सॉफ्टेन ऑन हीटिंग एंड स्टीफन ऑन कूलिंग कैन बी रिपीटेड, इनको रिपीट किया जा सकता है। एक बार बनाया कुछ से अलग से बनाया, दूसरी बार बनाएंगे कुछ अलग से बना सकते हैं। इनको अगेन एंड अगेन रिपीट किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक की जो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी नहीं। इनकी जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं होता। इनके जो कुछ एग्जांपल्स होते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर होते हैं, जैसे पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब डबल बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीस्टाइरीन। ये जो पॉलीमर होते हैं ये क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लो होती है, ये वीक होते हैं, अनब्रिटाइल, इनको आसानी से तोड़ सकते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर ऐसे पॉलीमर जिसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक लीनियर चेन नहीं होती, इसमें ब्रांचिंग होती रहती है। सेकेंड जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर, जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहलाते हैं। इनको एक बार शेप कर दिया गया तो वापस इन्हें अगेन प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, वापस इन्हें नहीं पा सकते। इनका जो बेस्ट एग्जांपल है बैकेलाइट है, नोवेलॉक है, एपॉक्सी रेजिन है। ये सब जो पॉलीमर हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। मीन वन फॉर्म दे डू नॉट अंडरगो शेप कन्वर्जन ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। ये हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं एंड हाईली ब्रिटाइल होते हैं। मतलब इनको आसानी से ये जब इनको तोड़ देंगे तो वापस जोड़ नहीं सकते। दे कैन नॉट बी सॉफ्टेन एंड रीशेप अगेन एंड अगेन। इनको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता हीट करने के बाद, और इनको जब सॉफ्ट नहीं होंगे तो इनको अगेन यूज भी नहीं किया जा सकता है। अब हम आते हैं जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हैं, उनको थर्मोसेटिंग पॉलीमर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके प्रोसेस देखते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कैन बी कन्वर्टेड टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बाय क्रॉस लिंकिंग द पॉलीमर चेन। मीन यदि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है तो उसमें क्या होगा? लीनियर चेन पॉलीमर, लीनियर चेन कम्बिनेशन होगा। यदि उसमें किसी न किसी माध्यम से उसमें लिंकिंग कर दें तो इस टाइप के जो पॉलीमर बन दें, तब जो पॉलीमर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर बिटवीन द पॉलीमर चेन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स।
ये जो केमिकल होते हैं जिनकी हेल्प से हम लीनियर चेन पॉलीमर को क्रॉस लिंक पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं, उसे कहते हैं क्रॉस लिंकिंग एजेंट। जैसे एक एग्जांपल हम लें, एक नेचुरल रबर है। नेचुरल रबर को में जब हम सल्फ़र मिलाते हैं तो ये ब्रांचिंग हो जाती है, सल्फ़र के साथ क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी और ये ब्रांच चेन पॉलीमर बनते हैं। इसे क्या है, वोल्केनाइजेशन हुआ है। तो जब इस टाइप का पॉलीमर होता है तो उसे ये क्या तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये जो थर्मोप्लास्टिक था, नेचुरल रबर था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, थर्मोसेटिंग पॉलीमर में कन्वर्ट हो गया। किसकी सहायता से, सल्फर एटम की सहायता से। तो जो सल्फर एटम है इसे हम कहेंगे ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट। मीन ऑन हीटिंग द थर्मोप्लास्टिक रबर can be converted to thermosetting vulcanized rubber with the help of sulfur. On heating the rubber with at least 5% sulfur, chain of the rubber molecule get cross-linked and thus converted into thermosetting polymer. अब जो सिलेबस में है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन है। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसको जो बनाया था, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन की जो डिफिनीशन दिया था वो थे दो साइंटिस्ट, एक का नाम था जिगलर एंड सेकेंड का नाम था नट्टा। जिगलर एंड नट्टा साहब ने एक अलग टाइप की टेक्निक दिया किसी भी डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन करने के लिए। हम इसके पहले जो डबल बॉन्डेड ओलेफिन मॉलिक्यूल है या एल्काइन मॉलिक्यूल्स है, उनका जब पॉलीमराइजेशन होता था तो ये या तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर होता था बस, और ये जब एडिशन पॉलीमराइजेशन होता था तो केवल एक सिंपल स्मॉल चेन पॉलीमर बनते थे और ये बहुत हल्के होते थे, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। जब कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन की डिफिनीशन जिगलर और नाटा साहब ने दिया तब उनके बेसिस पर जो ओलेफिन मॉलिक्यूल था इसमें क्रॉस लिंकिंग भी होने लगी, या जैसे चाहते हैं हम, जैसा शेप पॉलीमर का चाहते हैं, जैसा शेप पीवीसी का चाहते हैं वैसे शेप हम बना सकते हैं। जबकि इसके पहले क्या था, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता था और एक कोई सीक्वेंस नहीं होता था कैसे एडिशन होगा। तो जिगलर और नट्टा साहब ने क्या किया कि एक हाइपोथेटिकल टेक्निक दिया जिसमें उन्होंने दो कैटलिस्ट यूज किया। एक कैटलिस्ट यूज हुआ सॉलिड कैटलिस्ट एल्युमिनियम ट्राई एल्काइन एंड सेकेंड कैटलिस्ट हुआ टाइटेनियम 5V क्लोराइड, टाइटेनियम क्लोराइड। उन्होंने जो कैटलिस्ट यूज किया वो क्या था, एल्युमिनियम का कैटलिस्ट और टाइटेनियम का कैटलिस्ट। कभी कभी कुछ जगह जो है टाइटेनियम की जगह वेनेडियम यूज किया उन्होंने, कभी कभी कोबाल्ट यूज किया। तो डिपेंड होता था कि हम जो ओलेफिन लेते हैं वो कैसा लेते हैं। जैसे पॉलीइथिलीन लिए हमने, तो उसके लिए जो यूज होता है कैटलिस्ट वो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और डाई एल्किल एल्युमिनियम क्लोराइड। यदि C14 आइसोप्रोपेन यूनिट है तो एल्युमिनियम ट्राई एल्किल क्लोराइड, ट्राई एल्किल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम TiCl3। जब
उन्होंने यूज किया पॉलीप्रोपिलीन आइसोमर बनाया। तो उस केस में ट्राई एथिल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड यूज किया। जब ट्रांस 1,4 पॉलीब्यूटाडाइन यूज किया, उन्होंने पॉलीमराइजेशन इसका किया, तब उन्होंने यूज किया ट्राई एथिल एल्युमिनियम एंड VCl3 वेनेडियम क्लोराइड। जब सीस यूज किया, सीस 1,4 पॉलीब्यूटाडाइन यूज किया, पॉलीमराइजेशन किया, तब उन्होंने यूज किया एल्युमिनियम Al82Cl के साथ H2O, उसके साथ COX2, CO मतलब हाइड्रोजन होगा, तो कोबाल्ट हैलाइड्स। तो जो कैटलिस्ट है, ये एल्युमिनियम का कैटलिस्ट और टाइटेनियम का जो कैटलिस्ट है, यही कैटलिस्ट क्या कहला है, जिगलर एंड नाइट्रा कैटलिस्ट, जिसे हम ZN कैटलिस्ट भी कहते हैं। It is a powerful tool of polymerize alpha olefin with high linearity and stereochemistry. A typical ZN catalyst system usually contain 2 parts. इसमें 2 parts होते हैं, एक ट्रांजिशन मेटल्स होता है और एक होता है आर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड। ये आर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड एज ए को कैटलिस्ट यूज किया जाता है। अब यहाँ जो TiCl4 है, इसके साथ जब Et3Al मिलाते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसका हम मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। तो ये जैसे ये क्या है, प्रोपिल क्लोराइड, जैसे प्रोपीन हमने यूज किया जेडियन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एक लीनियर स्टीरियोकेमिस्ट्री बनती है पॉलीमर की। मतलब हेड का हेड के साथ एडिशन होगा कि टेल का टेल के साथ एडिशन होगा, और डिपेंड होता है कैटलिस्ट हमने कैसा यूज किया। जैसे 1 प्रोपीन है, उसके साथ हमने यूज किया TiCl3 और उसके को कैटलिस्ट यूज किया Al82Cl यूज किया, तो एक जो पॉलीमर बनता है वो क्या बनता है, आइसोटैक्टिक पॉलीमर। इसमें हेड का हेड के साथ एडिशन या टेल का टेल के साथ एडिशन होता है। जब 1 प्रोपीन को VCl4 के प्रेजेंस में जब मिलाते हैं एज टाइटेनियम की जगह, और उसके साथ एल्युमिनियम Al टर्शियरी ब्यूटाइल TiCl इन प्रेजेंस ऑफ टॉल्यूइन, तब जो पॉलीमर बनता है वो सिनडायोटैक्टिक पॉलीमर बनता है। सिनडायोटैक्टिक पॉलीमर मीन्स हेड का टेल के साथ कॉम्बिनेशन, टेल का हेड के साथ कॉम्बिनेशन। इसमें हेड टेल मतलब सपोज दैट ये हेड है, ये टेल है, तो हेड का टेल के साथ और टेल का हेड के साथ कॉम्बिनेशन होता है। इसका मैकेनिज्म देख लें। मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हम ये जान लेंगे, जो टाइटेनियम होता है ये क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है। इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। ये +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। मतलब TiCl3 कंपाउंड हैज क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन विच टाइटेनियम इज कोऑर्डिनेटेड टू 6 Cl एटम। जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइटेनियम TiCl3 का लेते हैं तो ये मानते हैं कि एक टाइटेनियम से 6 क्लोरीन एटम अटैच है। ए टाइटेनियम एटम इज सराउंडेड बाय 5 Cl एटम विथ 1 एम्प्टी ऑर्बिटल। यदि एक टाइटेनियम है और उससे 5 Cl एटम अटैच है, तो हम ये मानेंगे कि उसके पास एक एम्प्टी d ऑर्बिटल मौजूद है। यही एम्प्टी d ऑर्बिटल Et3Al से कंबाइन होता है। कम इन डोनेट एंड एथिल ग्रुप टू टाइटेनियम एटम। मतलब जब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा टाइटेनियम के पास, तो ये
एक एथिल ग्रुप एल्युमिनियम के के साथ जो अटैच है वो टाइटेनियम से कंबाइन हो जाएगा और एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मीनव्हील वन Cl एटम फ्रॉम टाइटेनियम इज नॉक्ड आउट एंड वन एथिल कंबाइन टू टाइटेनियम। मीन करने का मतलब कि जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है तो टाइटेनियम जो है, एक टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 6 होती है। मीन जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइटेनियम का हम लेते हैं तो एक टाइटेनियम से 6 क्लोरीन एटम अटैच होते हैं। यदि 6 में से एक क्लोरीन नहीं होता है तो उसके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल टाइटेनियम के पास मौजूद होता है। जब एक डी ऑर्बिटल मौजूद होता है तो उस डी ऑर्बिटल को फुल करने के लिए हम At3Al लेते हैं। ये एथिल ग्रुप जो है टाइटेनियम के वैकेंट ऑर्बिटल से कंबाइन हो जाता है। Thus catalyst system still has an empty orbital। और जब एक एथिल कंबाइन हुआ फिर एक क्लोरीन वापस रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होती रहती है। जैसे हमने TiCl3 लिया, TiCl3 जब लिया तो इसका जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा हमने तो एक टाइटेनियम से 4 क्लोरीन अटैच है और 4 क्लोरीन जब अटैच है तो उसके साथ जब हमने Al-Et3 लिया तो ये क्या है, 5Cl है। जैसे ये क्या, एक मिनट, हम TiCl Cl अब इसके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, ये इसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये कंबाइन हुआ तो एक क्या हुआ, Et3 इसके वैकेंट ऑर्बिटल से कंबाइन हुआ और जब कंबाइन हुआ, कंबाइन होने के बाद इसको एक वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ये अपना एक क्लोरीन रिमूव कर देता है और ये क्लोरीन किससे कंबाइन होता है, इस एल्युमिनियम से कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ क्या बन जाता है, एक At बन जाएगा और एक Cl रिमूव हो जाएगा। जब Cl रिमूव हो गया तो अब इसके पास एक क्या बना, एक वैकेंट डी ऑर्बिटल भी मौजूद है, जिसे जो हम dxy कर सकते हैं उसे, या dx² - y² भी कर सकते हैं उसे। जब वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है उसके साथ ओवरलैपिंग होती है किसकी, प्रोपीन मालिक्यूल की। प्रोपीन की जब ओवरलैपिंग होगी तो एक कोऑर्डिनेशन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ dx² - y² ऑर्बिटल है, तो जब ओवरलैपिंग हुई है तो यहाँ इस टाइप की ओवरलैपिंग इसमें होने लगती है। मतलब जो डबल बांड पाई ऑर्बिटल का जो पाई बांड के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस dx² - y² ऑर्बिटल से ओवरलैप होने लगते हैं। तो उस केस में एक कोऑर्डिनेशन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे ही कोऑर्डिनेशन टाइप का स्ट्रक्चर बना उसके बाद ये क्या, एथिल ग्रुप वापस ब्रेक हो जाएगा और इस पोजीशन पर कंबाइन हो जाएगा और यहाँ का जो पाई बांड है ये टूट कर इससे अटैच हो जाएगा यहाँ। तो ये क्या बन गया, देखिए ये क्या, Cl ये क्या, CH2, ये हाइपोथेटिकल कोऑर्डिनेट मान था, ये क्या है, CH2 हो गया, ये यहाँ CH2, CH एथिल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ, एथिल यहाँ जुड़ गया, एथिल किससे जुड़ा, CH से जुड़ा, यहाँ CH जो है और CH या CH3 है। जो एक पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जैसे जब ये कंबाइन होगा तो सेकेंड मालिक्यूल्स का वापस आएगा, कंबाइन होगा और सेकेंड मालिक्यूल कंबाइन होगा तो अब अभी भी इसके पास क्या है, एक वैकेंट डी ऑर्बिटल है। मतलब ओवरऑल प्रोसेस में आपके टाइटेनियम के पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। जब ये वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा अब फिर इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा, कोऑर्डिनेट जैसे बांड जैसे बना,
यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड के साथ ओवरलैप होने लगा डी ऑर्बिटल, और ये जो जब डी ऑर्बिटल ओवरलैप होने लगा उस केस में अब ये इससे कंबाइन हुआ है, ये भी ऑर्बिटल इससे ओवरलैप, जो पहले जुड़ा हुआ था, ये जो जुड़ा हुआ है इसके साथ इसका एक कार्बन एटम डबल बॉन्ड इससे ओवरलैप होगा, और एक कार्बन एटम इस टाइटेनियम से ओवरलैप हुआ। देखिए यहाँ टाइटेनियम से ओवरलैप हुआ, पहले मॉलिक्यूल था, और सेकेंड जब ओवरलैपिंग इसके साथ होने लगी तो एक डबल बॉन्ड के साथ होने लगी। उस केस में अब क्या है, ये बांड जो सिंगल बांड जो टाइटेनियम का था ये टूट कर इससे कंबाइन हुआ, और ये जो पाई बांड था वापस इससे कंबाइन हो गया, मतलब एक बांड ब्रेक हुआ, एक बांड गेन हुआ। उस केस में अब क्या बन गया, TiCH2CH3। अब ये कम्बिनेशन कंटिन्यूअस चलता है जब तक कि प्रोपीन मॉलिक्यूल लॉस ना जाए। तो लास्ट स्टेप में क्या होता है, टर्मिनेशन प्रोसेस होती है। टर्मिनेशन प्रोसेस में जो टाइटेनियम कैटलिस्ट है ये आपके पास ये पहले से मौजूद होंगे 5 बांड, और ये बांड जब मौजूद होंगे अब उसके बाद अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये n मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गया। अब इसके जिससे कंबाइन है उसका एडिशन देखेंगे तो ये अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा के पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यदि इससे ओवरलैप होने लगता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने लगता है, तो उस केस में ये क्या होता है कि ये बांड टूट जाता है, और ये हाइड्रोजन इससे कंबाइन हो जाता है। तो लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड बन जाता है अंतिम स्टेप में, और ये पॉलीमर CH2CH3 और ये पॉलीमर बन जाता है एन टाइप। सेकेंड प्रोसेस या ऐसे भी हो सकता है, एक तो ये है। सेकेंड प्रोसेस ये भी हो सकती है कि टाइटेनियम सपोज दैट लास्ट में जो है एन मॉलिक्यूल इधर भी कंबाइन हुआ है प्रोपीन का, एन मॉलिक्यूल इधर भी कंबाइन हुआ है प्रोपीन का, ये नहीं 1 मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ। तो उस केस में अब इसके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यदि इससे कंबाइन होता है तो ये जो पाई बांड है इससे कंबाइन होगा, और जब ये पाई बांड इससे कंबाइन होगा तो ये जो टाइटेनियम के साथ जो बॉन्डिंग थी ये टूट जाएगी। जो टूट जाएगी तब क्या बन जाएगा, Ti, बाकी सब तो है पहले से रहेंगे, ये TiCH3CH3 बन जाएगा। मतलब क्या, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, और ये क्या है CH हो गया, ये इसके साथ कंबाइन हो गया, और यहाँ जो डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये CH2CH3, इस तरह से ये पॉलीमर CH2 एक पॉलीमर बन जाता है एन टाइप। थैंक यू। नेक्स्ट अब थोड़ा सा बचा है उसको हम अगले टर्म पर बता देंगे आप लोगों को। धन्यवाद।